नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्पर ली के उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड। मॉकिंग बर्ड एक गाने वाली चिड़िया होती है, किसी का कुछ नुकसान नहीं करती। ऐसी गाने वाली चिड़िया को अगर कोई मारता है तो ये पाप है, अपराध है। इसका टाइटल यही दिखाता है, शीर्षक के टू किल अ मॉकिंग बर्ड यानी गाने वाली चिड़िया को मारना। एक इनोसेंट वर्ड है, मासूम चिड़िया है। तो यहाँ जो दिखाया गया है इस उपन्यास में, मासूमियत को मारा जाना, किस तरीके से एक मासूम व्यक्ति को यहाँ मारा जाता है, अभी आप पढ़ेंगे, इसकी समरी आप देखेंगे। अमेरिका में क्या, पूरे यूरोप में नस्ल भेद एक सच्चाई है। अतीत में तो ये अपनी भयावह स्थिति में हुआ करता था, भयावह तरीके से स्लेवरी सिस्टम था, गुलामी प्रथा थी, वो तो अब खत्म हो गई है। लेकिन नस्ल भेद कभी यूरोप से गया ही नहीं। और इस उपन्यास में भी ये दिखाया गया है, एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए अपराधी करार दिया जाता है क्योंकि वो निग्रो है, हबशी है। चलिए देखते हैं, पहले समरी इसकी पढ़ते हैं। द नॉवल बिगिंस विद द स्टोरी ऑफ द फिंच फैमिली। इस उपन्यास की शुरुआत फिंच परिवार की कहानी से शुरू होता है, विच कंप्राइजेज ऑफ स्काउट फिंच, हर ब्रदर जेम एंड देयर विडोड फादर एटिकस। तो इस परिवार में 3 सदस्य हैं, बल्कि 4 हैं, अभी चौथे का नाम आएगा। एक तो स्काउट फिंच जो कि नरेटर भी है, लड़की है, उसी के माध्यम से हम ये कहानी सुनते हैं। हर ब्रदर जैम, उसका भाई जैम है, एंड देयर विडोड फादर एटिकस, और उनके पिता हैं एटिकस, यानी उनकी माँ मर चुकी है तो विधुर हैं वो। इन द स्मॉल टाउन ऑफ मेकॉम्ब इन अलाबामा। तो अमेरिका के अलाबामा में मेकॉम्ब नाम के कस्बे में, ये इमेजिनरी है, तो वहाँ ये घटनाएं घटित होती हैं। मेकॉम्ब लाइक अदर स्मॉल टाउन्स द अमेरिकन साउथ इज ग्रैपलिंग विद द ग्रेट डिप्रेशन। तो एक बड़ी मंदी आई थी यूरोप में, पूरे विश्व में मंदी छाई थी। एक समय ऐसा आया था, ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, पूरे विश्व को उसने अपनी चपेट में ले लिया था। तो अमेरिका भी उसी से जूझ रहा था। ग्रेपल माने होता है जूझना। एटिकस इज अ लॉयर, एटिकस एक वकील है, एंड द फिंच फैमिली इज वेल ऑफ, और ये जो फिंच परिवार है ये ठीक ठाक है, एज कंपेयर टू द अदर नेबर्स, दूसरे पड़ोसियों की तुलना में। यानी जो महंगाई की मार है वो दूसरे परिवारों को परेशान किए हुए है, मंदी की मार है, ग्रेट डिप्रेशन की, लेकिन ये परिवार ठीक ठाक है। जेम एंड स्काउट मेक अ फ्रेंड नेम डिल। जेम और स्काउट ये दोनों बच्चे हैं, जेम भाई है, स्काउट बहन है। तो इन दोनों का एक दोस्त बनता है, हु हैड रिसेंटली कम टू द नेबरहुड, जो अभी अभी पड़ोस में आया था। द 3 स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द नेबरहुड, और ये तीनों दोस्त बन जाते हैं और पड़ोस में घूमने लगते हैं। एंड दिल इज इंटरेस्टेड इन द स्पूकी हाउस ऑन देयर स्ट्रीट कॉल्ड रेडले प्लेस। और जो दिल, जो कि यहाँ घूमने आया है, अपनी बुआ के घर आया है, तो ये तीनों मिलकर आसपास के जगहों पर घूमने लगते हैं। वहाँ एक स्पूकी हाउस, मतलब एक डरावना सा घर है जिसको रेडले प्लेस कहा जाता है, तो उसमें बड़ी रुचि लेता है डिल। द हाउस इज ओन्ड बाय मिस्टर नाथन रेडले। ये घर किसका है? मिस्टर नाथन रेडले का है। हुज ब्रदर बू, जिनका कि भाई है बू, करेंटली जो इस वक्त रेजाइड्स देयर, वहां रहता है, यानी कि रेडले प्लेस में रहता है, विदाउट कमिंग इन पब्लिक फॉर ईयर्स, सालों से बिना सामने आए, यानी पब्लिक के बीच नहीं आता, जनता के बीच। स्काउट गोज टू स्कूल, स्काउट स्कूल जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, एंड हेट्स इट, और उससे नफरत करती है, अच्छा नहीं लगता। शी एंड जेम ऑल्सो फाइंड गिफ्ट्स लेफ्ट फॉर देम इन अ ट्री होल इन रेडले हाउस। उसको, शी माने स्काउट को, और जेम उसके भाई को गिफ्ट्स मिलते हैं, उपहार मिलते हैं रेडले हाउस के बाहर एक पेड़ के होल में। डिल ऑल्सो जॉइन्स देम एंड दे प्ले एट एक्टिंग आउट बू रेडले, यानी डिल भी उनके साथ मिल जाता है और वो बू रेडले की एक्टिंग करते हुए, उसका मजाक सा बनाते हुए वहीं पर खेलते हैं। एटिकस स्टॉप्स देम, एटिकस उनको मना करता है। एनकरेज देम टू लिसन टू द स्टोरी फ्रॉम समवन एल्स पर्सपेक्टिव, और उनसे कहता है कि भाई किसी दूसरे की कहानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पर्सपेक्टिव से, उसके दृष्टिकोण से भी सुना करो। बट ऑन डिल्स लास्ट नाइट इन मेकॉम्ब
द थ्री ऑफ देम sneak into the property where Nathan Radley shoots at them. लेकिन जब डिल की आखिरी रात होती है मेकॉम में रहने की, क्योंकि उसको वापस अपने घर जाना है, तो ये तीनों नाथन रैडले की प्रॉपर्टी में उधर घुस जाते हैं और नाथन रैडले उन पर गोली चला देता है. द नेक्स्ट विंटर, अगली सर्दियों में, जेम एंड स्काउट फाइंड मोर प्रेजेंट्स इन द ट्री. जेम और स्काउट को और भी उपहार मिलते हैं पेड़ में अपने लिए. एंड नाथन फाइनली क्लोजेस द ट्री होल. और नाथन जो कि भाई है बू का, वो उस ट्री होल को बंद कर देता है जिसमें से बू चुपचाप उपहार रखा करता था इन बच्चों के लिए. Shortly after, a fire breaks out in another neighbor's house, and during the fire, someone puts a blanket on Scout's shoulders as she watches the blaze. एक दिन ऐसा होता है कि आग लग जाती है पड़ोस में और स्काउट उस आग को देख रही है. उसके ऊपर जो आग के फुएं हैं छोटे छोटे से वो गिर रहे हैं, राख गिर रही है, तो उसको से बचाने के लिए कोई उसके ऊपर कंबल डाल देता है. यानी जो बू है वो चुपके चुपके इन बच्चों की मदद करता रहता है, हर वक्त उनका ख्याल रखता रहता है. स्काउट नाउ टेल्स हर फादर अबाउट द गिफ्ट्स लेफ्ट इन द ट्री होल. स्काउट अपने पिता को बताती है उन उपहारों के बारे में जो ट्री होल में उनके लिए छोड़ दिए जाते थे. एटिकस डिफेंड्स अ ब्लैक मैन नेम्ड टॉम रॉबिन्सन. एटिकस एक काले आदमी, हबशी आदमी को डिफेंड करता है कोर्ट में, जिसका नाम है टॉम रॉबिन्सन. इसको याद रखिएगा. एटिकस मेन कैरेक्टर है और टॉम रॉबिन्सन भी एक तरीके से मेन कैरेक्टर है, लेकिन यही मॉकिंग बर्ड है, मेनली ये मॉकिंग बर्ड है. वैसे तो कई और जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी मॉकिंग बर्ड कहा जा सकता है, जैसे कि स्काउट खुद बहुत मासूम बच्ची है, उसका भाई भी मासूम है, डिल भी मासूम है, तो बहुत सारी मॉकिंग बर्ड्स हैं. लेकिन जो मेन मॉकिंग बर्ड है वो टॉम रॉबिन्सन है, जिसकी कुर्बानी दे दी जाती है, जिसको मार दिया जाता है. Who has been accused of raping a white woman. एक वाइट वुमन ने उस पर रेप का चार्ज लगाया है, बल्कि उसके बाप ने लगाया है. दिस डिसीजन ड्रॉज द आयर ऑफ द रेसिस्ट कम्युनिटी. ये जो डिसीजन है, निर्णय है, कौन सा डिसीजन, कि एटिकस टॉम रॉबिन्सन को डिफेंड कर रहा है कोर्ट में, उस पर चार्ज लगा है और उसके इस चार्ज के खिलाफ लड़ रहा है एटिकस टॉम रॉबिन्सन को डिफेंड करते हुए. तो ये जो डिसीजन है उसका डिफेंड करने का टॉम रॉबिन्सन को ड्रॉज द आयर. इससे नाराज हो जाते हैं कौन लोग, द रेसिस्ट कम्युनिटी, जो नस्ल भेद को मानने वाला समुदाय है. एंड जेम एंड स्काउट रिसीव एब्यूजेस फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन एट स्कूल एज वेल. स्कूल में भी जेम और स्काउट को परेशान किया जाता है दूसरे बच्चों के द्वारा कि देखो तुम्हारे पिता एक काले हबशी को डिफेंड कर रहे हैं जिस पर के चार्ज लगा हुआ है. कल्पूनिया द फिंचेस ब्लैक कुक. हाँ, तो मैंने आपको कहा था ना कि 3 के अलावा एक चौथा सदस्य और है इनके परिवार में, वो कल्पूर्निया है. यानी फिंच फैमिली की एक कुक है, वो भी हबशी, वो ब्लैक है. ब्लैक कुक टेक्स देम टू द लोकल ब्लैक चर्च ऑन संडे. तो वो उनको ब्लैक चर्च में ले जाती है संडे को, इतवार को. वेयर द चिल्ड्रन रिसीव वार्मथ एंड लव. जहां इन बच्चों को खूब प्यार मिलता है, खूब इनका स्वागत होता है. नेक्स्ट, एटिकस सिस्टर अलेक्जेंड्रा कम्स टू लिव विद द फिंचेस. फिर एटिकस की बहन अलेक्जेंड्रा, यानी इन बच्चों की बुआ, इनके साथ रहने आती है. डिल, हु इज सपोज टू लिव विद हिज न्यू फादर इन अनदर टाउन, रन्स अवे एंड रिटर्न्स टू मेकॉम. डिल, जो कि अपने नए पिता के साथ उसको रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं रहता और वो भागकर मेकॉम आ जाता है. न्यू फादर देखिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा में है, क्योंकि अमेरिका में तो मैरिज, डिवोर्स, फिर मैरिज, फिर डिवोर्स, ये आम बात है. तो वो अपने नए पिता के साथ, यानी सौतेले पिता के साथ नहीं रहना चाहता और भागकर मेकॉम आ जाता है. द ट्रायल बिगिंस. मुकदमा शुरू होता है. एंड व्हेन, और जब, द एक्यूज्ड मैन, ये जो जिस पर अपराध लगाया गया है वो व्यक्ति, यानी टॉम रॉबिन्सन जिसकी अभी बात हुई थी, इज प्लेस्ड इन अ लोकल जेल. तो वो एक स्थानीय जेल में रखा जाता है. अ मॉब गैदर्स टू लिंच हिम. और वहाँ एक भीड़ जमा हो जाती है उसको मारने के लिए. यानी भीड़ हिंसा एक आपने देखा होगा आम बात है, हो जाती है, सभी देशों में होती है. तो वैसे ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसको मारने के लिए.
एटिकस फेसेस द मॉब, एटिकस उस भीड़ का सामना करता है, एंड स्काउट एंड फिंच जॉइन हिम। स्काउट, फिंच तो इनका सरनेम है, यहाँ जैम आना चाहिए ना, जो स्काउट तो बेटी है और जैम भाई है, बेटा है इनका एटिकस का। तो ये बच्चे भी अपने पिता एटिकस के साथ वहां होते हैं। स्काउट रिकॉग्नाइजेस वन ऑफ द मैन, तो भीड़ में जो लोग हैं उनको एक को पहचान लेती है स्काउट, एंड हर पोलाइट क्वेश्चंस शेम हिम टू लीव, और उसके विनम्रता से भरे हुए सवाल उसको मजबूर कर देते हैं, वो शर्मिंदगी महसूस करता है व्यक्ति, क्योंकि उसका बेटा भी स्काउट के साथ पढ़ता है, क्लासमेट है उसका। तो वो भीड़ में पहचान लेती है उसके पिता को, और उससे जब बातचीत करती है तो वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं और खुद भी चले जाते हैं, बाकी लोगों को भी डिस्पर्स कर देते हैं, भीड़ को तितर बितर कर देते हैं। एट द ट्रायल द चिल्ड्रन सिट इन द कलर्ड बालकनी, जब ट्रायल सीन होता है तो ये बच्चे कलर्ड बालकनी यानी काले लोगों के लिए जो बालकनी है उसमें जाके बैठते हैं। ये खुद गोरे लोग हैं, है ना, आपको याद रखना है कि एटिकस और उनकी फैमिली ये लोग निग्रो नहीं है, और इसीलिए उन पर और ज़्यादा उंगली उठाते हैं लोग कि तुम गोरे होकर गोरे लोगों का साथ नहीं दे रहे हो, एक गोरी लड़की के साथ इसने ज्यादती की है और तुम इसका मुकदमा लड़ रहे हो। तो ये बच्चे जो हैं यानी स्काउट और जैम ये कलर्ड बालकनी में बैठते हैं विद द टाउन्स ब्लैक कम्युनिटी, यानी कस्बे के काले लोगों के समुदाय के साथ। Atticus says that the accusers Myla Abel and her father Bob, एटिकस कहता है कि ये जो एक्यूजर्स हैं जिन्होंने दोष लगाया है वो है माइला एबल यानी बेटी है। अच्छा, ये खुद ही टॉम रॉबिन्सन के साथ मतलब उसको इनवाइट करती है और उसके साथ उसका संबंध है, लेकिन जब बाप पकड़ लेता है बेटी को टॉम रॉबिन्सन के साथ तो वो उस पर रेप चार्जेस लगा देती है। ये बड़ी आम चीज़ है, सभी जगह पाई जाती है कि अच्छा खासा लव अफेयर है, लेकिन जब लड़की पकड़ी जाती है तो उसके घर वाले उसको फोर्स करते हैं कि भाई उस लड़के पर रेप चार्जेस लगा दो, और लड़का मासूम होते हुए भी जेल चला जाता है। ये सिर्फ यहाँ अमेरिका का केस नहीं है, और सोचिए ये 1960 का केस है, 1960 में ये पब्लिश हुआ था। और यहाँ जो घटनाएं सुना रही हैं, चाहे हार्पर ली अपने आसपास की घटनाओं के आधार पर आधारित है ये जो उपन्यास है, तो उस जमाने की घटना है, लेकिन ये बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है आज के समाज में भी। आप अपने आसपास भी देखते होंगे इस तरीके के केसेस। तो एटिकस सेज दैट द एक्यूजर्स माइला एबल एंड हर फादर बॉब, कि माइला एबल और उसके पिता बॉब जो हैं आर लाइंग, वो झूठ बोल रहे हैं। एंड माइला हैड फर्स्ट अप्रोच्ड टॉम, और खुद माइला ही पहले टॉम के पास आई थी। एंड आफ्टर हैविंग बीन, और आएगा यहाँ BEEN बीन, आफ्टर हैविंग बीन कॉट बाय हर फादर, और जब उसको उसके पिता के द्वारा पकड़ लिया गया, हैड एक्यूज द लेटर ऑफ रेप टू कवर हर गिल्ट, अपने अपराध को छुपाने के लिए उसने टॉम पर रेप चार्जेस लगा दिए। एटिकस प्रोवाइड्स एविडेंस, एटिकस इस बात की एविडेंस भी देता है, प्रूफ भी देता है, प्रमाण भी देता है दैट द मार्क्स ऑन हर फेस, कि जो निशान हैं उसके चेहरे पर वर इन्फ्लिक्टेड बाय हर ओन फादर, वो खुद उसके पिता के द्वारा ही लगाए गए हैं, मतलब पीटा गया है बेटी को बाप के द्वारा। व्हेन ही बीट हर ऑन डिस्कवरिंग हर विद टॉम, जब उसने पीटा यानी बाप ने पीटा है बेटी को जब वो टॉम के साथ मिली उसको। टॉम देन ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, अब टॉम को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वो जेल से भागने की कोशिश करता है, उसको अपराधी करार दिया जाता है, जबकि निर्दोष साबित कर देता है एटिकस पूरी तरीके से। फिर भी इसके बावजूद, क्योंकि समाज का ढांचा ही ऐसा है, प्रेशर में जज उसको दोषी करार देता है और वो जेल से भागने की कोशिश करता है एंड इज शॉट टू डेथ, और उसको गोली मार दी जाती है भागने के प्रयास करते हुए और वो मर जाता है। तो ये टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये जो शीर्षक है यहाँ ये चरितार्थ होता है। जेम्स फेथ इन जस्टिस एंड ट्रायल इज बैडली शेकन, तो जेम आप जानते हैं एटिकस का बेटा और जो स्काउट नरेटर है लड़की उसका भाई, तो उसका विश्वास न्याय में मुकदमे में एकदम हिल जाता है। एंड ही लैप्सेस इनटू डेस्पोंडेंसी एंड डाउट, और वो निराशा और शक के दायरे में चला जाता है, घिर जाता है। डेस्पाइट द वर्डिक्ट
यानी वर्डिक्ट के बावजूद, जो निर्णय है जजेस का, उसके बावजूद बॉब एविल feels that he has been shamed by Atticus. बॉब एविल ये महसूस करता है, यानी जो लड़की का पिता है माइला का, कि उसको एटिकस ने शर्मिंदा किया है, एंड वॉज रिवेंज, और वो बदला लेने की कसम खाता है. एट फर्स्ट ही टेरिफाइज टॉम्स विडो. पहले तो वो टॉम की विधवा को डराता है, यानी टॉम शादीशुदा इंसान था, वो सिर्फ जी रहा था और बिना बात के उस पर ये चार्जेस लगाए गए. एंड ट्राइज टू ब्रेक इनटू द जजेस हाउस. वो जज के घर में घुसने की भी कोशिश करता है. एंड अटैक जेम एंड स्काउट व्हेन दे आर वॉकिंग होम. और इन बच्चों पर भी वो आक्रमण करता है, जेम और स्काउट, जो कि एटिकस के बेटे हैं, वकील के बेटे हैं, बच्चे हैं, मतलब जेम बेटा और स्काउट बेटी है. व्हेन दे आर वॉकिंग होम, जब वो घर आ रहे हैं फ्रॉम अ हेलोवीन पार्टी. तो हेलोवीन त्योहार मनाया जाता है संतों की याद में, जो चले गए संत इस दुनिया से, उनको याद किया जाता है. तो हेलोवीन पार्टी से बच्चे घर लौट रहे हैं और उस वक्त उन पर अटैक करता है. बू ट्राइज टू सेव द चिल्ड्रन एंड इनएडवर्टेंटली स्टेप्स इवेल ड्यूरिंग द स्ट्रगल. अब जब बच्चों पर अटैक करता है तो बू, जो कि आपको याद होगा ये एक रेक्लूज है, मतलब अलग थलग रहता है, समाज से कटा रहता है, तो वो आता है और बच्चों को बचाने की कोशिश करता है. और इस बचाने के चक्कर में वो क्या करता है, स्टैब, मतलब चाकू मार देता है ईविल को संघर्ष के दौरान. ही कैरीज द वुंडेड जेम बैक टू एटिकस हाउस. और घायल जेम को वो एटिकस के घर ले जाता है. वेयर द शेरिफ, जहां पर के शेरिफ यानी आप थानेदार कह सकते हैं, टू प्रोटेक्ट बू. बू को बचाने के लिए सेज, कहता है that evil tripped and fell over his own knife. तो यहाँ इस थानेदार को दया आ जाती है और वो कहता है कि अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि ईविल खुद ही लुढ़क गया था और अपने चाकू पर गिर गया था. लेटर स्काउट फील्स दैट शी कैन फाइनली इमेजिन व्हाट लाइफ वाज लाइक फॉर बू. बाद में स्काउट, जो कि नरेटर है, वो महसूस करती है कि किस तरीके का जीवन बू ने गुजारा होगा, क्यों वो इस तरीके से अलग थलग रहता है समाज से. विद दिस शी फाइनली रियलाइजेस हर फादर्स एडवाइस. और इसके साथ वो अंततः अपने पिता की सलाह को महसूस करती है. उसके पिता हमेशा उसको सलाह देते हैं टू प्रैक्टिस सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, कि हमको सहानुभूति रखनी चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, विदाउट एनी हेट्रेड एंड प्रेजुडिस, बिना किसी नफरत के और बिना पूर्वाग्रह के. यानी जो काले लोग हैं, हबशी लोग हैं, हमेशा उनको गलत नहीं समझना चाहिए, उनके साथ सिंपैथी रखनी चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए. अब थोड़ा सा ऑथर के बारे में और इस नॉवेल के बारे में भी जान लीजिए, फिर इसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे अलग से. तो ये उनकी ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ है. याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अक्सर ऑथर की ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ पूछ लिए जाते हैं. ये उनका पूरा नाम है, नेले हार्पर ली. इंट्रोडक्शन. हार्पर ली वॉज बोर्न ऑन 28th of April 1926 इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड मोनरोविले इन अलाबामा. तो अलाबामा में वो पैदा हुई हैं, मोनरोविले जगह पर. वेरी सिमिलर टू द फिक्शनल सेटिंग ऑफ हर नॉवल मेकॉम. तो इनका जो टू किल अ मॉकिंग बर्ड है वो कहाँ पर सेट है, मेकॉम में सेट है. तो वैसा ही ये मोनरोविले है. लीज फादर, लाइक एटिकस फिंच, द प्रोटेगोनिस्ट एंड सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, वॉज अ लॉयर. तो हार्पर ली के पिताजी भी एटिकस फिंच की तरह, जो कि मेन कैरेक्टर हैं इस नॉवल के, उनकी तरह वकील थे. Lee, however, insisted that the novel was not based on her own experiences of growing up in the South. तो ली हालांकि इस बात पर जोर देती हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल नहीं है और मेरे अनुभवों पर आधारित नहीं है साउथ अमेरिका के. रेदर डिक्लेयरिंग पीपल आर पीपल एवरीवेयर यू पुट दैम. तो वो ये कहती हैं कि लोग तो लोग होते हैं, वो एक जैसे ही होते हैं, आप कहीं भी उन्हें रख लीजिए. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो घटनाएं यहाँ दिखाई गई हैं इस नॉवल में, वो तो हमारे इंडिया में भी आम बात है, ऐसी घटनाएं होती हैं अक्सर. फिर देखिए, हाउएवर क्रिटिक्स हैव इंसिस्टेड दैट द इवेंट्स ऑफ द बुक एंड इट्स कैरेक्टर्स क्लोजली इको इंसिडेंट्स फ्रॉम लीज ओन चाइल्डहुड.
लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं, आलोचक ये कहते हैं कि ली की बचपन की घटनाएं ही हैं जो इस उपन्यास में दिखाई गई हैं। व्हेन ली वॉज 5 years old, 9 young men were accused of raping 2 white women in स्कॉट्सबोरो। तो स्कॉट्सबोरो की एक घटना है जिसमें कि 9 काले हवशियों पर आरोप लगा था 2 गोरी महिलाओं के रेप का। तो वो घटना ऐसा कहा जाता है कि इसका आधार है। ऑफ देम 5 were sentenced to long prison terms after extensive and public trials। तो काफ़ी दिन तक इन 9 लोगों पर मुकदमा चला और उनमें से 5 को उम्र कैद दी गई थी। द स्कॉट्सबोरो ट्रायल्स स्टैंड एट द हार्ट ऑफ द नॉवल। तो इस उपन्यास के हार्ट में, मतलब जो मुख्य आधार है इस उपन्यास की घटनाओं का, वो वही घटना है जिसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। ली बिगेन राइटिंग द नॉवल इन द 1950s। तो 1950 के दशक में ली ने इस उपन्यास को लिखना शुरू किया था। आफ्टर मूविंग टू न्यूयॉर्क आने के बाद, टू बिकम एन ऑथर, एक लेखिका बनने के लिए। शी कंप्लीटेड द नॉवल इन 1957। 1957 में उसने उपन्यास को पूरा किया। एंड पब्लिश्ड इट इन 1960। और 1960 में इसको प्रकाशित किया। ये डेट्स आपको ज़रूर याद रखनी है, खासकर ये 1960 में प्रकाशित हुआ। और 1961 में इसको पुलिट्जर प्राइज़ मिला, वो भी आपको याद रखना है। एट द हाइट ऑफ द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। तो अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट उस वक्त अपने जोर शोर पर था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस दौरान, द बुक वॉज इमेंसली सक्सेसफुल। ये पुस्तक बहुत सफल हुई। विनिंग द पुलिट्जर प्राइज इन 1961। तो ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, 1960 में प्रकाशित हुई और 1961 में पुलिट्जर प्राइज मिला। एंड सेलिंग ओवर 15 मिलियन कॉपीज़। और इसकी 15 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिकी। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। A cinematic adaptation of the same featuring Gregory Peck in the role of Atticus Finch won the Academy Award in 1963। तो एक फिल्म भी बनी और जिसको 1963 में एकेडमी अवार्ड मिला और जिसमें एटिकस के रोल में ग्रेगरी पैक थे। फिल्म देख लीजिएगा अगर आपके पास वक्त हो, अच्छी फिल्म है। दिस नॉवल रिमेन्स हर ओनली नॉवल। ये यहाँ पर कहना सही नहीं होगा, हालांकि यही घटनाएं लगभग उनके दूसरा एक नॉवल है, गो सेट अ वॉचमैन, है ना। आप नोट कर लीजिए, गो की स्पेलिंग आपको आती है, सेट SET, अ वॉचमैन की भी स्पेलिंग आती ही है। तो ये 2015 में बाद में प्रकाशित हुआ। तो ये लिखा तो तभी गया था इसी के आसपास, टू किल अ मॉकिंगबर्ड, लेकिन प्रकाशित 2015 में हुआ था और ऑलमोस्ट सेम घटनाएं हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि इनका एकमात्र नॉवल है। तो कुल मिलाकर 2 नॉवेल्स हैं। ली इवेंचुअली रिटर्न टू मुनरोविले एंड कंटिन्यू टू लिव देयर टिल हर डेथ। तो ली फिर मुनरोविले लौट आई और वापस अपनी मौत तक वहीं रही, यानी उनकी मृत्यु भी मुनरोविले में ही हुई है और जन्म भी मुनरोविले में हुआ। In 1993 she added a brief forward to her novel। 1993 में उन्होंने एक फॉरवर्ड ऐड किया अपने उपन्यास में। जैसे कि जब हम लिरिकल बैलेड्स की बात करते हैं तो 1798 में प्रकाशित हुई लिरिकल बैलेड्स, उसमें कोई प्रीफेस नहीं था। जब दूसरा एडिशन निकला यानी 1900 में, तब उसमें एक प्रीफेस ऐड किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने। अब इसी तरीके से यहाँ 1993 में उन्होंने हार्पर ली ने एक फॉरवर्ड अपने नॉवल में ऐड किया, वेयर शी आस्क्ड नो फर्दर क्रिटिकल इंट्रोडक्शन टू बी अटैच्ड टू हर बुक, जिसमें उन्होंने कहा है कि और क्रिटिकल इंट्रोडक्शंस मेरी पुस्तक में अटैच न किए जाएं। द बुक एंजॉयज अ लॉन्ग लास्टिंग पॉपुलैरिटी ड्यू टू इट्स डिपिक्शन ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, मॉरल क्रिटिक्स ऑफ रेशल पॉलिटिक्स एंड द फाइनल एफर्मेशन ऑफ ह्यूमन गुडनेस। तो ये बहुत पॉपुलर है पुस्तक क्योंकि इसमें बचपन की मासूमियत का वर्णन है, नैतिकता का वर्णन है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। रेशल पॉलिटिक्स है, यानी नस्लीय आधार पर जो भेदभाव होता है, जो राजनीति होती है, वो भी यहाँ दिखाई गई है। तो ये सारी चीज़ें रेलिवेंट हैं, उस वक्त भी रेलिवेंट थी 1960 में जब ये प्रकाशित हुआ, और आज भी उतनी ही रेलिवेंट है क्योंकि ये रेशल पॉलिटिक्स या रेशल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हुआ है यूरोप से। आज भी कितनी घटनाएं होती रहती हैं
ब्लैक लाइव्स मैटर एक मूवमेंट चला था। तो इतने कितने मूवमेंट चलते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ जाति प्रथा कहते हैं ना, जाति कभी नहीं जाती, तो हमारे यहाँ जाति प्रथा ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो राजनीति का आधार है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सारे कैरेक्टर्स से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कैरेक्टर देखिए, जियान लुई फिंच। तो ये नरेटर है, ये वो लड़की है जिसके दृष्टिकोण से आप ये पूरी कहानी सुनते हैं। ऑल्सो नोन एज स्काउट, स्काउट के नाम से जानी जाती है, इज द नरेटर ऑफ द नॉवल। ये इस उपन्यास की वर्णन करता है। शी लिव्स विद हर फादर एटिकस एंड ब्रदर जेम। तो वो रहती है अपने पिता एटिकस और भाई जेम के साथ। एंड देयर ब्लैक कुक कैल्पुर्निया, और उनकी जो कुक है वो कैल्पुर्निया है, वो ब्लैक है। ये गोरा परिवार है, तो याद रखना है आपको। इस उपन्यास के कुछ गोरे कैरेक्टर्स हैं, कुछ नीग्रोज हैं, कुछ काले हैं। हम लोग तो उतने काले नहीं हैं, नीग्रोज ज़्यादा ब्लैक माने जाते हैं, होते हैं। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? इन द टाउन ऑफ मेकॉम। ये भी आपको याद रखना है जगह का नाम। शी इज़ इंटेलिजेंट, टॉमबॉयिश एंड इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। तो ये जो लड़की है स्काउट, इंटेलिजेंट है, टॉमबॉयिश यानी लड़कों की तरह रहती है और बहुत कॉम्पिटिटिव है, होशियार है। शी ऑल्सो बिलीव्स इन द गुडनेस ऑफ द पीपल। उसको लोगों की अच्छाई पर भी विश्वास है। इन द कम्युनिटी यानी इस समुदाय में। एज द नॉवल प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे उपन्यास आगे बढ़ता है, स्कॉट्स बिलीफ इज अंडरमाइंड। स्कॉट का ये जो विश्वास है उसको चोट पहुंचती है बाय द हेट्रेड एंड प्रेजुडिस, उस नफरत और उन पूर्वाग्रहों के द्वारा दैट एमर्जेस ड्यूरिंग रॉबिन्सन्स ट्रायल, जो कि टॉम रॉबिन्सन के मुकदमे के दौरान दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर एटिकस फिंच। तो ये पिताजी हैं एटिकस फिंच, द फादर ऑफ स्काउट एंड जेम। स्काउट और जेम के पिताजी हैं। इज अ लॉयर इन मेकॉम, मेकॉम में एक वकील हैं। हैविंग डिसेंडेड फ्रॉम एन ओल्ड लोकल फैमिली, तो स्थानीय एक परिवार है, प्राचीन परिवार है, उससे डिसेंड करते हैं, मतलब उनका खानदान पुराना है। अ विडोअर विद अ ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर, तो ये विधुर हैं और इनका एक शुष्क सा ह्यूमर है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर शुष्क है। एटिकस हैज इंस्टिल्ड इन हिज चिल्ड्रन अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरलिटी। तो एटिकस ने अपने बच्चों के अंदर नैतिकता का एक सशक्त भाव, शक्तिशाली भाव उन्होंने नैतिकता का भरा है, अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया है। एंड जस्टिस और न्याय का पाठ पढ़ाया है। ही इज कमिटेड टू रेसल इक्वलिटी, वो बंधे हुए हैं रेसल यानी प्रजातीय, नस्लीय, इक्वलिटी समानता से। तो वो सभी नस्लों को समान मानते हैं, चाहे कोई काला है, गोरा है, सभी समान हैं। When he agrees to defend टॉम रॉबिन्सन, जब वो टॉम रॉबिन्सन को डिफेंड करने के लिए यानी उसका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अ ब्लैक मैन, जो कि एक काला आदमी है, चार्ज विद, जिस पर के आरोप लगाया गया है रेपिंग अ वाइट वुमन, एक गोरी औरत के साथ ज्यादती करने का। ही एक्सपोजेस हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली टू द एंगर ऑफ द वाइट कम्युनिटी। तो वो आपको अपने परिवार को जैसे खुला छोड़ देता है गोरे लोगों के गुस्से का सामना करने के लिए। तो सारे गोरे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि भाई तुम एक काले आदमी को डिफेंड कर रहे हो गोरे होकर, और उसने गोरी महिला के साथ ज्यादती की है। विद हिज स्ट्रांगली हेल्ड कन्विक्शंस, विजडम एंड एम्पैथी, ही फंक्शंस एज द नॉवेल्स मॉरल कंपास। तो उनके जो कन्विक्शंस हैं यानी उनके जो विचार हैं, जो उनके विश्वास हैं, जो उनकी बुद्धिमानी है, विजडम है, एम्पैथी है, मतलब समाज के साथ उनकी सहानुभूति है, तो वो इस पूरे उपन्यास में एक नैतिकता का उदाहरण है, अनुकरणीय है, यानी उनको फॉलो किया जाना चाहिए। इस तरीके के आदमी हैं, आदर्श हैं, वो फॉलो करने लायक। फिर देखिए अगला कैरेक्टर जेरेमी एटिकस फिंच। एक मिनट। तो जेरेमी एटिकस फिंच भाई है स्काउट का, ऑल्सो नोन एज जेम, जेम के नाम से जाना जाता है, इज स्काउट्स ब्रदर एंड कॉन्स्टेंट प्लेमेट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। तो लगातार ये बहन भाई साथ में खेलते हैं कहानी की शुरुआत में। जेम इज अ टिपिकल अमेरिकन बॉय, तो जैसे अमेरिकन लड़के होते हैं वैसा ही है। रिफ्यूजिंग टू बैक डाउन फ्रॉम डेयर्स एंड फैंटेसाइजेस अबाउट प्लेइंग फुटबॉल।
तो वो हिम्मती है और फुटबॉल खेलने को फैंटेसाइज करता है, मतलब उसको फुटबॉल खेलना पसंद है और उसकी फैंटासी भी वही है, हमेशा कल्पनाओं में भी फुटबॉल ही रहता है। 4 years older than स्काउट, वो 4 साल बड़ा है स्काउट से। ही ग्रेजुअली सेपरेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम हर गेम्स, धीरे धीरे अपने आप को वो लड़कियों के खेल से अलग करता है। बट ही रिमेन्स हर क्लोज कंपेनियन एंड प्रोटेक्टर थ्रू आउट द नॉवल, लेकिन उसका साथी रहता है, उसका घनिष्ठ साथी रहता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है पूरे उपन्यास में। जेम मूव्स इनटू एडोलसेंस during the story and his ideals are shaken badly by the evil and injustice that he understands during the trial of Tom Robinson। तो जेम मूव्स इनटू एडोलसेंस यानी वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है ड्यूरिंग द स्टोरी, इस कहानी के दौरान, एंड हिज आइडियल्स और उसके आदर्श आर शेकन बैडली, बुरी तरह हिल जाते हैं, बाय द इविल, बुराई के द्वारा, एंड इनजस्टिस और अन्याय के द्वारा, दैट ही अंडरस्टैंड्स, जो उसको समझ में आता है, ड्यूरिंग द ट्रायल, मुकदमे के दौरान, ऑफ रॉबिन्सन, टॉम रॉबिन्सन के मुकदमे के दौरान। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, आर्थर बू रेडली, अरेक्लूज ऑफ द कम्युनिटी। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है समुदाय का जो कि अलग थलग रहता है, हु रियरली स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस, जो मुश्किल से ही कभी घर के बाहर आता है। ही इज द सिंबल ऑफ गुडनेस, वो अच्छाई का प्रतीक है। रेयरली सीन बट इमेजिन्ड विविडली बाय द चिल्ड्रन, मुश्किल से ही कभी दिखाई देता है लेकिन बच्चों की कल्पनाओं में रहता है, विद्यमान रहता है। ही लीव्स गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड एमर्जेस एट द राइट टाइम टू सेव जेम, वो बच्चों के लिए उपहार छोड़ता है, एक तरीके से हमेशा उनके ऊपर एक आशीर्वाद रहता है इसका, बच्चों की निगहबानी करता है वो, छुपकर ही सही, और सही वक्त पर उनको बचाने भी आ जाता है जब उनको ज़रूरत होती है। इमोशनली डैमेज्ड बाय हिज क्रूअल फादर, वो भावनात्मक रूप से उसको बहुत चोट लगी है उसके पिता के द्वारा। उसके पिता एक मतलब बैप्टिस्ट थे और उनका ये मानना था कि कोई भी प्लेजर दुनिया में पाप है, यानी दुनिया में अगर आप मज़े ले रहे हैं तो वो सिन है। तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा दबा कर रखा था और इसलिए वो इमोशनली डैमेज्ड है। बू प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ द थ्रेट दैट इविल पोजेस टू इनोसेंस एंड गुडनेस, यानी बू हमें उदाहरण पेश करता है कि बुराई मासूमियत को और अच्छाई को किस प्रकार से खतरा पैदा करती है। ही इज़ वन ऑफ द नॉवेल्स मॉकिंग बर्ड्स, तो ये भी इस उपन्यास के मॉकिंग बर्ड्स में से एक है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बहुत सारी मॉकिंग बर्ड्स हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं मासूम जो कि बुराई के द्वारा उनको चोट पहुंचती है। फिर देखिए बॉब इविल सिग्निफाइज द डार्कर साइड ऑफ द कम्युनिटी, तो इस जो गोरा समुदाय है उसका एक डार्कर साइड है, यानी उसका एक बुरा पहलू है, बैड एस्पेक्ट्स है, तो उस बैड एस्पेक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है बॉब इविल। ही इज अ ड्रंकन एंड अनएम्प्लॉयड मेंबर, वो एक पियक्कड़ और अनएम्प्लॉयड यानी जिसके पास कोई रोजगार नहीं, बेरोजगार सदस्य है, ऑफ द मेकॉम्स पुअरेस्ट फैमिली, मेकॉम के सबसे गरीब परिवार का। ही रॉन्गफुली एक्यूजेस टॉम, वो गलत तरीके से दोषारोपण करता है टॉम पर, ऑफ हैविंग रेप्ड हिज डॉटर, के उसने उसकी बेटी के साथ ज्यादती की है, एंड एम्बडीज द डार्कर साइड ऑफ द साउथ, और दक्षिण अमेरिका का जो बुराई है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। विद इग्नोरेंस पॉवर्टी एंड रेशल प्रेजुडिस, उसके अंदर अज्ञानता है और गरीब तो है ही, और रेशल प्रेजुडिस भी है उसके अंदर, यानी नस्लीय भेदभाव या पूर्वाग्रह उसके अंदर है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, चार्ल्स बेकर हैरिस, ऑल्सो नोन एज डिल, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि डिल का पूरा नाम क्या है, चार्ल्स बेकर हैरिस। इज द चिल्ड्रंस समर नेबर एंड फ्रेंड, तो गर्मी की छुट्टियों में ये आता है और बच्चों का दोस्त है। डिल इज डिमिनिटिव, यानी ये बहुत छोटा है, एंड कॉन्फिडेंट विद एन एक्टिव इमेजिनेशन, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उसकी इमेजिनेशन, उसकी कल्पना बहुत तेजी से काम करती है। ही इज फैसिनेटेड विद बू एंड रिप्रेजेंट्स द इनोसेंट साइड ऑफ द नॉवल, तो वो बू को लेकर फैसिनेटेड है, यानी बड़ी कल्पनाएं करता है, और जो इनोसेंट साइड है इस उपन्यास की, जो मासूमियत है, उसको ये भी रिप्रेजेंट करता है, यानी मॉकिंग बर्ड को आप कह सकते हैं ये भी रिप्रेजेंट करता है।
फिर देखिए मिस मॉडी एटकिंसन इज फिंच's नेबर, ये फिंच की पड़ोसन है। शी इज हाईली मॉरलिस्टिक, बहुत नैतिकतावादी हैं, एंड एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द फैमिली, और परिवार की पुरानी दोस्त हैं। शी इज ऑफ द सेम एज एज एटिकस यंगर ब्रदर, तो एटिकस के छोटे भाई की उम्र की हैं। शी इज वन ऑफ द फ्यू रैशनल पीपल ऑफ मेकॉम, तो मेकॉम में जो थोड़े से गिने चुने तार्किक लोग हैं उनमें से एक हैं। एंड इज अ ट्रू फ्रेंड टू एटिकस एंड हिज चिल्ड्रन, और एटिकस और उनके बच्चों की सच्ची दोस्त हैं। फिर है कल्पुर्निया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इज द ब्लैक कुक ऑफ द फैमिली, तो ये गोरा परिवार है लेकिन इनकी जो कुक हैं, खाना बनाने वाली मेड हैं घर में, वो ब्लैक हैं। शी इज स्टर्न केयर टेकर ऑफ द चिल्ड्रन, वो एक कठोर देखभाल करने वाली हैं। अच्छा, एक ब्लैक कुक क्यों है, इसका एक वजह यह भी है क्योंकि गोरे लोगों को तो ये काम करना पसंद नहीं है ना, गोरे लोग तो कुक बनना या फिर ऐसे काम करना, छोटे काम करना पसंद भी नहीं करते हैं, तो एक मजबूरी भी हो सकती है काले लोगों को कुक रखने की। शी इज स्टर्न केयर टेकर ऑफ द चिल्ड्रन एंड अ गुड लेडी, तो बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं और एक अच्छी महिला भी हैं। शी इज वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स फ्रॉम द ब्लैक कम्युनिटी ऑफ मेकॉम, तो मेकॉम का जो ब्लैक कम्युनिटी है, काला समुदाय है, निग्रो लोगों का समुदाय है, उसकी एक सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि पात्र ये कही जा सकती हैं। फिर है नेक्स्ट कैरेक्टर आंट अलेक्जेंड्रा, ये एटिकस की बहन है, यानी कि इन बच्चों की बुआ हुई। अ स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन, एक बहुत मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला, विद अ फियर्स डिवोशन टू हर फैमिली, और बहुत समर्पित है अपने परिवार के प्रति। शी इज द परफेक्ट सदर्न लेडी, यानी एक पूर्ण सदर्न साउथ अमेरिकन महिला आप कह सकते हैं, विद कमिटमेंट टू प्रोप्राइटी एंड ट्रेडिशन, यानी वो पूरी कमिटमेंट माने समर्पित है जो सही है उसके प्रति, और ट्रेडिशन यानी परंपराओं के प्रति। फिर माइला इविल, यही वो लड़की है जिसका ये मतलब उसके पिता ने चार्ज लगाया है, हालांकि ये ही पहले गई थी टॉम रॉबिन्सन की तरफ, टॉम रॉबिन्सन इसकी तरफ नहीं आया था। बॉब इविल्स एब्यूज्ड डॉटर, यानी ये बिगड़ैल लड़की आप कह सकते हैं बॉब इविल की। शी फॉल्सली एक्यूजेस टॉम रॉबिन्सन ऑफ रेपिंग हर, तो झूठा दोष लगाती है टॉम रॉबिन्सन पर। बट इट इज लेटर रिवील, लेकिन बाद में ये पता चल जाता है दैट शी डिड इट अंडर द एब्यूसिव एंड सोर्सिव बिहेवियर ऑफ हर फादर, कि उसने अपने पिता के दुर्व्यवहार से डरकर, पिता ने जो उसके साथ मारपीट की और उसको धमकाया डराया, इस वजह से उसने ये आरोप लगाया था, ये बाद में साबित हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है टॉम रॉबिन्सन, और यही मेन मॉकिंग वर्ड है, इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अ पुअर फील्ड हैंड इन द विलेज, ये इस गांव का गरीब फील्ड हैंड यानी खेतों में काम करने वाला मजदूर है। ही इज रॉन्गफुली एक्यूज, उसके ऊपर गलत आरोप लगाया जाता है ऑफ रेप, ज्यादती का, एंड इज एट द रिसीविंग एंड ऑफ ऑल द अब्यूज एंड प्रेजुडिस, और जितनी भी पूर्वाग्रह हैं, अत्याचार हैं, वो इसके ऊपर किए जाते हैं। हाउएवर ही इज हेल्प्ड बाय एटिकस फिंच, लेकिन एक गोरे वकील एटिकस फिंच के द्वारा ही उसकी मदद भी की जाती है इन हिज ट्रायल, उसके मुकदमे में। ही इज वन ऑफ द मॉकिंग बर्ड्स, तो वो जो जितनी भी मॉकिंग बर्ड्स हैं इसमें जो मासूम लोग हैं उनका ये रिप्रेजेंटेटिव है। अ सिंबल ऑफ इनोसेंस, तो मासूमियत का पर्याय है। डेस्ट्रॉयड, जिसको नष्ट कर दिया जाता है बाय द हेट एंड प्रेजुडिस अराउंड हिम, यानी उसके आसपास जो नफरत और पूर्वाग्रह छाए हुए हैं उनके द्वारा इसको खत्म कर दिया जाता है, उसको बर्बाद कर दिया जाता है। तो मेन मॉकिंग बर्ड यही है। फिर है लिंक डियाज, टॉम्स एम्प्लॉयर, तो टॉम जिनके यहाँ काम करता है ये वो हैं लिंक डियाज। ही नॉट ओनली डिफेंड्स टॉम बट ऑल्सो रेस्पेक्ट्स हिज इंटेग्रिटी, मेकिंग हिम वन ऑफ द आइडियल सिटीजन्स ऑफ मेकॉम, तो ये ना केवल टॉम को डिफेंड करते हैं बल्कि उसकी ईमानदारी की रेस्पेक्ट भी करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और मेकॉम के आदर्श नागरिकों में से एक वो टॉम को घोषित करते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर मिसेस हेनरी लाफायटी डुबोस, शी इज एन इल टेम्पर्ड एंड प्रेजुडिस लेडी, वो एक गर्म मिजाज की और बड़ी पूर्वाग्रहों से ग्रसित बूढ़ी महिला हैं। हु लिव्स नियर द फिंचेस, जो फिंचेस के पास ही रहती हैं, पड़ोसन हैं।
एटिकस रेस्पेक्ट्स हर फॉर हर बैटल्स विद मॉर्फिन एडिक्शन। तो इनका व्यवहार तो बुरा है, लेकिन एटिकस फिर भी उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो खुद ही पीड़ित हैं, मॉर्फिन लेती हैं। फिर नेक्स्ट नथान रेडले, ये बूज ओल्डर ब्रदर, बू का एल्डर ब्रदर कह सकते हैं, बड़ा भाई है। स्काउट थिंक्स दैट ही इज सिमिलर टू द डिसीज्ड मिस्टर रेडले। स्काउट सोचती है कि वो मरे हुए मिस्टर रेडले के जैसा है, यानी मिस्टर रेडले का मतलब हुआ नथान रेडले और जो बू है उनके पिता। तो जो बू है उसका नाम आर्थर रेडले है और ये जो बड़ा भाई है इसका नाम नथान रेडले है, और मिस्टर रेडले हुए इन दोनों के पिताजी। तो वो उन्होंने बहुत इसको कंट्रोल में रखा था बू को, तो यही स्काउट को महसूस होता है कि अपने पिता की तरह ही ये बड़ा भाई भी है। He cuts off Boo's relationship with the children when he plugs up the knot hole where Boo leaves gifts for the children। तो जो एक नॉट होल जहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने रख दिया करता था बू, तो उसको ये खत्म कर देता है। कौन? नथान रेडले। तो बच्चों का जो संबंध है बू से उसको कट ऑफ कर देता है, इस संबंध को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हेक्टेट, द शेरिफ ऑफ द टाउन। तो इनका नाम भी याद रखना है, तो इस शहर के कस्बे के थानेदार आप कह सकते हैं। ही इज अ मेजर विटनेस एट द रॉबिन्सन ट्रायल। तो ये एक मुख्य गवाह है रॉबिन्सन ट्रायल में, मुकदमे में। एट द एंड ऑफ द नॉवल, उपन्यास के अंत में, ही ऑल्सो सेव्स द चिल्ड्रन फ्रॉम बॉब इविल। वो भी बच्चों को बचाता है बॉब इविल से और थोड़ा सा मदद करता है बू की कि भाई ये जो था अपने आप ही मर गया था। बॉब इविल जो कि माइला इविल का पिता है, वो अपने आप चाकू पर गिरकर मर गया था, तो ऐसी रिपोर्ट वो देता है। फिर है नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर अंडरवुड, द पब्लिशर ऑफ मेकॉम्स न्यूज़पेपर। तो मेकॉम के अखबार के प्रकाशक हैं मिस्टर अंडरवुड, याद रखिएगा। ही रेस्पेक्ट्स एटिकस एंड प्रूव्स टू बी हिज एलाई। तो वो एटिकस का सम्मान करते हैं और उनके साथी हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, डोल्फस रेमंड। तो डोल्फस रेमंड अ वेल्दी वाइट मैन, एक बहुत पैसे वाले गोरे आदमी हैं। हु लिव्स विद हिज ब्लैक मिस्ट्रेस, जो कि अपनी काली मिस्ट्रेस के साथ रहते हैं। एंड मुलेटो चिल्ड्रन, और मुलेटो बच्चों के साथ। मुलेटो आप नोट कर लीजिएगा, जो काले और गोरे, यानी एक पेरेंट्स में से एक काला है एक गोरा है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो मुलेटो कहलाते हैं। तो ये खुद गोरे हैं और इनकी मिस्ट्रेस काली हैं और बच्चे मुलेटो हैं, तो उनके साथ रहते हैं। ही अपीयर्स टू बी ड्रंक, वो ऐसा लगता है कि पिए हुए हैं, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता यह है, ही इज टायर्ड ऑफ द हिपोक्रेसी ऑफ द वाइट सोसाइटी। वो गोरे समाज के पाखंड से थक गए हैं। एंड प्रिफर्स टू लिव अमंग द ब्लैक्स, और काले लोगों के बीच में रहना उनको ज्यादा पसंद है। फिर है नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर वॉल्टर कनिंघम, अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान। एंड पार्ट ऑफ द मॉब, और इस भीड़ का एक हिस्सा। दैट सीक्स टू लिंच टॉम एट द जेल, जो कि कोशिश करती है भीड़ टॉम को मारने की जेल में। मिस्टर कनिंघम डिस्प्लेज हिज ह्यूमन गुडनेस व्हेन ही इज मूव्ड बाय स्काउट्स वर्ड टू डिस्पर्स द मॉब। तो ये वही व्यक्ति हैं, इनका बच्चा स्काउट के साथ स्कूल में पढ़ता है, क्लासमेट है, और ये बातचीत करती है और फिर बाद में इनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और ये मदद करते हैं भीड़ को तितर बितर करने में। तो यहाँ उनकी अच्छाई भी उजागर होती है। फिर वॉल्टर कनिंघम इज द सन ऑफ मिस्टर कनिंघम। तो यही बच्चा है जो स्काउट के साथ पढ़ता है, वॉल्टर कनिंघम। तो उनका बेटा है। एंड क्लासमेट ऑफ स्काउट, और स्काउट का क्लासमेट है। ही कुड नॉट अफोर्ड लंच वन डे एट स्कूल एंड गेट्स स्काउट इन ट्रबल फॉर इंटरवीनिंग ऑन हिज बिहाफ। तो एक बार वो स्कूल में लंच नहीं लाया था और स्काउट ने इसकी वजह से परेशानी मोल ली थी। तो अब उनका भी फर्ज बनता है मिस्टर कनिंघम का कि भाई उसके बच्चे की एक बार मदद स्काउट ने की है तो वो भी यहाँ स्काउट की मदद करें, और वो ऐसा करते हैं, भीड़ को तितर बितर करते हैं जो टॉम को मारने आई थी। तो मॉब लिंचिंग से तो बेचारा बच गया टॉम, लेकिन बाद में उसको फिर भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा।
मासूम होते हुए भी, निरपराध होते हुए भी उसको मरना पड़ा। तो यही इस टाइटल का जो मतलब है वो यही है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, कि एक मासूम को मार डाला गया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। क्रिटिकली कमेंट द थीम ऑफ मॉरलिटी इन द नॉवल। तो जो थीम है मॉरलिटी की, नैतिकता की विषय वस्तु है, उस पर एक टिप्पणी कीजिए। द नॉवल इनएविटेबली इंक्लूड्स अ थीम ऑफ मॉरलिटी। इस उपन्यास में नैतिकता की विषय वस्तु शामिल है। एज इट अनफोल्ड्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिल्ड्रन, जब ये बच्चों के दृष्टिकोण से शुरू होता है, खुलता है। द नॉवल चार्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रंस मॉरल एजुकेशन ऑफ स्काउट एंड जैम, how they are taught to shift from innocence to adulthood, and this recurs frequently in the novel। यानी बच्चे धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है स्काउट को और जैम को, उनको कैसे वो मासूमियत से फ्रॉम इनोसेंस टू एडल्टहुड यानी वयस्कता की ओर बढ़ते हैं, समझदारी की ओर बढ़ते हैं, ये बार बार उपन्यास में आता है। Scout even says that she has learned practically everything through practice। Scout ये कहती भी है कि उसने हर चीज़ करके सीखी है। The theme of morality is also seen in Atticus' relationship with his children। नैतिकता की विषय वस्तु एटिकस का जो संबंध है अपने बच्चों के साथ, उसमें भी देखी जा सकती है। The scenes at school run counter to it, as the teachers are highly unsympathetic to the needs of the children or hypocritical। लेकिन स्कूल का जो वातावरण है वो एकदम इसके विपरीत है, क्योंकि बच्चों के प्रति टीचर्स उतने सहानुभूति से नहीं भरे हुए हैं। बच्चों की क्या आवश्यकता है वो टीचर्स नहीं समझते हैं और बड़े पाखंडी हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। द नॉवल टीचेस द नीड फॉर सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग एज अ की पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये उपन्यास बताता है कि सहानुभूति और समझदारी बच्चों के शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। And in this way, Atticus' ability to put himself in his children's shoes makes him an excellent teacher। और इस प्रकार Atticus जो है वो अपने बच्चों की बातों को समझ पाता है। तो ये put himself in his children's shoes ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि किसी की परिस्थितियों में जाकर महसूस करना कि वो उसके साथ क्या होना चाहिए या फिर वो क्या महसूस कर रहा है। तो वो खुद अपने बच्चों के स्तर पर जाकर ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस एटिकस रिलेशनशिप विद हिज चिल्ड्रन। एटिकस का संबंध जो है अपने बच्चों के साथ उसको डिस्कस कीजिए। एटिकस का बड़ा अच्छा मतलब दोस्ताना संबंध है बच्चों के साथ, डांटता नहीं है बच्चों को, प्यार से सिखाता है हर चीज़, मतलब माँ और बाप दोनों का रोल वही अदा करता है। एटिकस इज अ वाइज एंड मैच्योर्ड मैन। तो वो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति है। हु इज कमिटेड टू जस्टिस एंड इक्वलिटी, जो कि न्याय और समानता से बंधा हुआ है। हिज पेरेंटिंग स्टाइल ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दिस एंड ही एनकरेजेस हिज चिल्ड्रन टू कॉल हिम और बाय के बीच में यहाँ स्पेस होना चाहिए, हिम बाय नेम एज वेल। तो वो बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहता है और बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वो उसको नाम से बुलाएं। तो बच्चे अक्सर उसको फादर या डैडी कहने के बजाय उसको एटिकस ही कहते हैं। एटिकस वर्क्स टू डेवलप देयर कॉन्शियंसेस एंड टेल्स स्काउट टू पुट हरसेल्फ इन समवन शूज बिफोर जजिंग हिम। तो एटिकस इन बच्चों के कॉन्शियंस को यानी अंतरात्मा को विकसित करने की कोशिश करता है और हमेशा ये सिखाता है कि दूसरे के दृष्टिकोण से सोचो, यानी दूसरे पर शक करने की बजाय, दूसरे के बुराई करने की बजाय ये सोचो कि वो किन परिस्थितियों में रह रहा है, किन परिस्थितियों में जी रहा है, उस पर क्या गुजर रही है। ही टेक्स अप टॉम रॉबिन्सन्स केस डिस्पाइट नोइंग द बैकलैश ही वुड रिसीव इन रिटर्न। वो टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा अपने हाथ में लेता है ये जानते हुए भी कि किन परेशानियों का उसे सामना करना पड़ेगा। ही इज अ काइंड एंड लविंग फादर। वो एक दयालु और प्यार करने वाला पिता है। रीडिंग टू हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पढ़कर कहानियां सुनाता है। एंड ऑफरिंग देम कंफर्ट बट इज ऑल्सो नॉट हेजिटेंट टू टीच देम द डिफिकल्ट लेसन्स ऑफ लाइफ। तो वो बच्चों को के साथ प्यार से, सहानुभूति से व्यवहार करता है, लेकिन जीवन के जो कठोर सबक हैं उनको पढ़ाने से भी नहीं हिचकिचाता। When he allows Jem to come with him to
टेल हेलेन रॉबिन्सन अबाउट टॉम्स डेथ। तो हेलेन रॉबिन्सन का कैरेक्टर नहीं आया मुझे लगता है, जब मैंने कैरेक्टर्स डिस्कस किए तो ये ज़रूर आप मार्क कर लीजिएगा। हेलेन रॉबिन्सन टॉम रॉबिन्सन की पत्नी है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने वहाँ डिस्कस किया था कि नहीं, शायद बुक में दे नहीं रखा था, तो ये कैरेक्टर ज़रूर याद रखिएगा, हेलेन रॉबिन्सन। तो जीवन के कठोर पाठ पढ़ाने से नहीं हिचकते ये एटिकस, और बच्चे को साथ ले जाते हैं जब टॉम की मृत्यु का समाचार उसकी पत्नी हेलेन रॉबिन्सन को देने जाते हैं। ज़रूर लिख लीजिएगा, ये वहाँ पर मुझे पहले ही लिख देना चाहिए था, अगर बुक वाले ने नहीं दे रखा था तो मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन अभी मैं कह रही हूँ आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द नॉवल, उपन्यास के अंत में, व्हेन एटिकस बिलीव्स, जब एटिकस को ये विश्वास होता है दैट जेम किल्ड इविल, के जेम ने इविल को मारा था, ही ट्राइज टू टॉक हेक्टेट, वो कोशिश करता है हेक्टेट से बात करने की, ही टॉक टू आना चाहिए हेक्टेट, द शेरिफ, उस थानेदार से, फ्रॉम कॉलिंग इट एन एक्सीडेंट, इसको एक्सीडेंट ना कहे भाई, ये दुर्घटना नहीं थी, एज ही डजेंट वॉन्ट हिज सन टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लॉ, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि अपराधी होने के बावजूद उनके बच्चे को कानून से बचा लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द ट्रायल सीन इन द नॉवल, इस उपन्यास के मुकदमे वाले दृश्य का वर्णन कीजिए। टू किल अ मॉकिंगबर्ड इज अ लेंथी एक्सप्लोरेशन ऑफ द थीम्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, द फाइट बिटवीन गुड एंड इविल। तो ये जो उपन्यास है एक लंबा उपन्यास है और इसमें कई सारी विषय वस्तु हैं। इनोसेंस मासूमियत है, एक्सपीरियंस अनुभव है, और लड़ाई है अच्छाई और बुराई के बीच। Tom Robinson's trial explores these ideas by examining the evils of racism and its ability to corrupt an entire southern town and throw an innocent man behind the bars and its effect on the young children. तो टॉम रॉबिन्सन जो कि एक निग्रो है, उसका ट्रायल, उसका मुकदमा ये दिखाता है कि जो रेसिज्म है यानी नस्लीय भेदभाव है वो कितना बुरा है और किस तरीके से वो करप्ट कर सकता है, उसमें कितनी एबिलिटी है, क्षमता है खराब करने की, बिगाड़ने की पूरे सदर्न टाउन को, यानी ये साउथ अमेरिकन कस्बा है, और मासूमियत को कैसे वो बिहाइंड बार्स यानी शीशों के पीछे जेल में डाल सकता है और छोटे बच्चों को कैसे प्रभावित कर सकता है। द ट्रायल सर्व्स एज एन यूजफुल मैकेनिज्म फॉर ली टू एड्रेस रेसल प्रेजुडिस। ये ट्रायल सीन, मुकदमे का दृश्य, ये दिखाने में मदद करता है ली को कि किस तरीके से रेशल प्रेजुडिस होता है, यानी नस्ल के आधार पर भेदभाव होता है, पूर्वाग्रह से लोग ग्रसित होते हैं। द ट्रायल लेज ऑल द फैक्ट्स एंड इट लेज बेयर द टाउन्स प्रेजुडिस टुवर्ड्स वन ऑफ देयर ओन, यानी इस टाउन का, इस शहर का ही रहने वाला है, उनका अपना ही है, यानी उन्हीं के बीच रहने वाला एक बंदा है टॉम रॉबिन्सन, तो उसको कैसे ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं सिर्फ प्रेजुडिस की वजह से, पूर्वाग्रह की वजह से। ही प्रेजेंट्स अ सॉलिड केस दैट लीव्स नो रूम फॉर डाउट ही इज इनोसेंट एंड इफ फाउंड गिल्टी इट इज बिकॉज ऑफ द ज्यूरीज रेसिज्म। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो मासूम है और उसको गिल्टी सिर्फ इसलिए करार दिया जाता है क्योंकि ज्यूरी भी नस्लीय भेदभाव से प्रभावित है। When the trial produces a verdict against Tom Robinson, जेम is shaken। जब टॉम रॉबिन्सन के खिलाफ निर्णय आता है तो जेम, जो कि लड़का है, एडोलसेंट है, वो हिल जाता है। हिज फेथ इन द लॉ एंड जस्टिस इज शेकन, तो न्याय और कानून में उसका विश्वास भी हिल जाता है। इवन हिज फेथ इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज शेकन एज वेल, तो इंसानियत की अच्छाई में उसका विश्वास भी हिल जाता है। दीज क्वेश्चंस डोमिनेट द नॉवल आफ्टर द ट्रायल, तो यही प्रश्न हैं जो मुख्य रूप से दिखाए गए हैं मुकदमे के बाद इस उपन्यास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द पोर्ट्रेयल ऑफ द ब्लैक कम्युनिटी स्पेशली इट्स मेंबर्स लाइक कल्पूर्निया एंड टॉम रॉबिन्सन। तो इस उपन्यास में ब्लैक कम्युनिटी को यानी हबशी समाज को किस प्रकार चित्रित किया गया है, खासकर कल्पूर्निया और टॉम रॉबिन्सन को, ये बताइए। द ब्लैक कम्युनिटी इज प्रेजेंटेड इन आइडियलाइज्ड टर्म्स, यानी जो
निग्रो समुदाय है उसको आदर्श रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, स्पेशली व्हेन दे आर सीन इन द ब्लैक चर्च और इन द कलर्ड बालकनी ड्यूरिंग द ट्रायल। तो ब्लैक चर्च में जब उनको चित्रित किया गया है या फिर ड्यूरिंग ट्रायल मुकदमे के दौरान कलर्ड बालकनी यानी जो काले लोगों के बैठने की जगह है वहाँ उनको दिखाया गया है। द पोर्ट्रेयल ऑफ द कम्युनिटी इजंट अनरियलिस्टिक और अनबिलीवेबल। Harper Lee emphasizes all the good qualities without any of the bad points। यानी इस कम्युनिटी का, निग्रो समुदाय का जो चित्रण है वो अवास्तविक या अविश्वसनीय नहीं है। हालांकि हार्पर ली ने उनकी अच्छी क्वालिटीज पर ही फोकस किया है, उनकी बुराइयां नहीं दिखाई हैं, क्योंकि बहुत सारी बुराइयां भी तो होती हैं निग्रो समाज में। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा वो अच्छे ही होते हैं, आदर्शवादी ही होते हैं, तो बैड क्वालिटीज नहीं दिखाई हैं। द कम्युनिटी इज शोन टू बी लविंग, अफेक्शनेट, वेलकमिंग, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, फोर्थराइट। तो पूरी तरीके से इस उपन्यास में निग्रो समुदाय को प्यार करने वाला, लोगों से अच्छे संबंध रखने वाला, स्वागत करने वाला, ये गोरे बच्चे जब यानी जैम और स्काउट जब ब्लैक लोगों के चर्च में जाते तो वहाँ उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है, बहुत प्यार किया जाता है इन गोरे बच्चों को। तो ऐसा ही दिखाया गया है कि बहुत वेलकमिंग कम्युनिटी है, ईमानदार है, हार्ड वर्किंग है, मेहनतकश लोग हैं ये। द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी डिमॉन्स्ट्रेट रिमार्केबल डिग्निटी एंड मॉरल करेज। इस समुदाय के लोगों में बहुत डिग्निटी है, यानी उनके मॉरल्स हैं, नैतिक हैं, हिम्मत है और लोगों के साथ वो अच्छा व्यवहार करते हैं, ये दिखाया गया है। द डेपिक्शन ऑल्सो हाइटेंस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन विक्टिम्स एंड विक्टिमाइजर्स। यानी विक्टिमाइजर आप परपिट्रेटर्स यहाँ लिख सकते हैं कि जो एक विरोधाभास है, विक्टिम्स जो पीड़ित लोग हैं और विक्टिमाइजर्स या फिर परपिट्रेटर्स जो पीड़ित करने वाले लोग हैं, उनके बीच का कंट्रास्ट, विरोधाभास दिखाया गया है। द ब्लैक सिटीजन्स आर विक्टिम्स। जो काले लोग हैं, निग्रो समुदाय के लोग हैं, वो पीड़ित हैं, oppressed by white prejudice and forced to live in an era where the word of a white man is enough to doom them to execution or prison। तो इनको दिखाया गया है कि किस तरीके से प्रेजुडिस्ड हैं गोरे लोग काले लोगों के खिलाफ, प्रेजुडिस्ड हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। सिर्फ उनका ये कह देना कि काले व्यक्ति ने अपराध किया है, यानी जो गोरी लड़की है उसके साथ ज्यादती की है, सिर्फ ये चार्ज भर उस पर लगा दिया गया, जबकि उसने ऐसा नहीं किया था। लेकिन सिर्फ ये आरोप लगने मात्र से ही उसको जेल भेज दिया जाता है, यहाँ तक कि वो मारा जाता है। बाय शोइंग द ब्लैक पीपल ऑफ मेकॉम एज वर्च्यूअस, द ऑथर कंडेम्स रेशियल प्रेजुडिस डायरेक्टली। तो मेकॉम के काले लोगों को गुणवान दिखाकर इस लेखिका ने रेसल प्रेजुडिस को, यानी नस्लीय भेदभाव को, पूर्वाग्रहों को डायरेक्टली कंडेम किया है, सीधे तौर पर उनकी आलोचना की है। जो लेखिका हैं वो भी गोरी हैं, काली नहीं है। जैसे कि हम जब टोनी मॉरिसन के उपन्यास को पढ़ते हैं तो वो तो खुद एक निग्रो हैं, तो उन्होंने निग्रोज के पर्सपेक्टिव से लिखा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसने खुद भोगा है चीज़ों को, खुद सफ़र किया है, तो वो जब इस तरीके से लिखता है तो हमको उतना आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन हार्पर ली तो निग्रो नहीं है, वो खुद एक गोरी हैं, लेकिन उन्होंने इन काले लोगों के पर्सपेक्टिव से लिखा है और उनको यहाँ वर्चुअस शो किया है, दिखाया है। तो ये थोड़ा हमारे लिए एप्रिशिएबल चीज़ है, प्रशंसनीय चीज़ है। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइटल से रिलेटेड है और अक्सर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस तो एग्जाम में, अगर आपका डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक टाइटल वाला और दूसरा थीम वाला। तो ये टाइटल से रिलेटेड है। देखिए, डिस्कस द सिंबल ऑफ मॉकिंग बर्ड्स इन द नॉवल। इस उपन्यास में मॉकिंग बर्ड्स को प्रतीक के तौर पर प्रयोग किया गया है, उसको डिस्कस कीजिए। यानी मॉकिंग बर्ड टाइटल है तो क्यों है, और मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि बहुत मासूम होती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। तो समाज में जब ऐसे लोगों को टॉर्चर किया जाता है जो कि अपना
मासूमियत से जीवन जी रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बड़े इनोक्यूअस हैं, इनोसेंट हैं, तो ये हुआ कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड, यानी एक मासूम चिड़िया को मारना। चलिए देखते हैं। द नॉवल हैज लिटिल टू डू विद द बर्ड नेम्ड मॉकिंग बर्ड। तो इस चिड़िया से कुछ लेना देना नहीं है, चिड़िया तो वहां है भी नहीं, बट इट हैज अ ग्रेट डील ऑफ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इन द नॉवल। लेकिन ये जो चिड़िया का नाम है, इसका प्रतीकात्मक महत्व तो बहुत है इस उपन्यास में। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, इनोसेंट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय इविल। बुराई के द्वारा मासूम लोगों का सर्वनाश कर दिया जाता है। मॉकिंग बर्ड्स सिग्निफाई इनोसेंस एंड देयरफॉर टू किल अ मॉकिंग बर्ड मीन्स टू डिस्ट्रॉय इनोसेंस। जो मॉकिंग बर्ड हैं, जो गाने वाली चिड़िया हैं, वो मासूमियत का पर्याय होती हैं, और किसी मासूम चिड़िया को मारना मतलब मासूमियत को मारना, अच्छाई को मारना। थ्रू आउट द बुक सेवरल कैरेक्टर्स, इस पूरे उपन्यास में कई ऐसे पात्र हैं, लाइक जैम, टॉम रॉबिन्सन, बू रेडले, कैन बी सीन एज मॉकिंग बर्ड्स, जिनको हम मासूम चिड़िया कह सकते हैं। लेकिन मेनली आप याद रखिएगा, टॉम रॉबिन्सन के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। इनोसेंट पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड और डिस्ट्रॉयड बाय ईविल, ये मासूम लोग हैं जिनको प्रभावित किया गया है या जिनका विनाश किया गया है बुराई के द्वारा। द टाइटल इज रेफर्ड सेवरल टाइम्स इन द नॉवल। इस टाइटल को कई बार इस उपन्यास में रेफर किया गया है, इसके बारे में बोला गया है। आफ्टर टॉम रॉबिन्सन इज शॉट, जब टॉम रॉबिन्सन को गोली लग जाती है, मिस्टर अंडरवुड कंपेयर्स हिज डेथ, मिस्टर अंडरवुड उसकी मौत की तुलना करते हैं टू द सेंसलेस स्लॉटर ऑफ सॉन्ग बर्ड्स, यानी जो संवेदनहीनता से गाने वाली चिड़ियों को मारा जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द बुक, और इस कहानी के इस किताब के अंत में, स्काउट थिंक्स दैट हर्टिंग बू रेडले वुड बी लाइक शूटिंग अ मॉकिंग बर्ड, कि बू रेडले को चोट पहुंचाना भी एक गाने वाली चिड़िया को मारने जैसा होगा। मिस मॉडी ऑल्सो एक्सप्लेन्स टू स्काउट, मिस मॉडी भी स्काउट को बताती हैं दैट मॉकिंग बर्ड्स डोंट डू वन थिंग बट सिंग देयर हार्ट्स आउट फॉर अस, कि मॉकिंग बर्ड्स कुछ नहीं करती, वो सिर्फ अपने दिल का गुबार गीत के माध्यम से निकालती हैं, हमारे लिए वो गाती हैं। दैट्स वाई इट्स अ सिन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इसलिए एक गाने वाली चिड़िया को मारना पाप है। दैट जैम एंड स्काउट लास्ट नेम इज फिंच, जैम और स्काउट का जो लास्ट नेम है, यानी जो सर नेम है, वो फिंच है। अनदर काइंड ऑफ स्मॉल बर्ड, ये भी एक छोटी सी चिड़िया होती है, बड़ी प्यारी सी चिड़िया होती है फिंच। indicates that they are vulnerable in the racist world of Mekong, ये इनका सरनेम भी ये इशारा करता है, इस बात का प्रतीक है कि ये भी वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल वो होते हैं जिनको हर्ट किया जा सकता है, जिनको चोट पहुंचाई जा सकती है। तो ये जो मासूम बच्चे हैं, इम्प्रेशनेबल एज होती है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है समाज का, वातावरण का इन बच्चों पर। तो इस रेसिस्ट वर्ल्ड में, यानी जो नस्लीय भेदभाव करने वाला संसार है मेकोंग का, उससे इनको भी प्रभावित किया जा सकता है, ये इनको भी हर्ट किया जा सकता है।